नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनूठी किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवल। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की कुछ सारांश और विश्लेषण है और हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये किताब कैसे हमारे प्राचीन महाकाव्य महाभारत को हाँ, उसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जोड़ती है। एग्जैक्टली और एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना, कि महाभारत की कहानी जो सदियों पुरानी है, उसके पात्र, उसकी वो नैतिक दुविधाएं, हाँ, वो सब आज की पॉलिटिक्स को समझने में कैसे काम आ सकती है। वही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये किताब द ग्रेट इंडियन नॉवल 1989 में आई थी, शशि थरूर ने लिखी है। इसे हम किस जॉनरे में रखेंगे? सोर्सेस कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग्य। हाँ, राजनीतिक व्यंग्य तो है ही, लेकिन ये एक तरह से इतिहास को दोबारा कहना भी है। हिस्टोरिकल रीटेलिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। पर इसकी सबसे खास बात वो है कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं दोहराती, ये महाभारत का पूरा स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसके कैरेक्टर्स, घटनाओं का क्रम, उसको इस्तेमाल करती है भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर उसके बाद के दशकों की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, उस पर कमेंट करने के लिए। अच्छा, एक तरह से टिप्पणी। हाँ, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, सटायरिकल कमेंट्री। और ये अपने आप में काफी हिम्मत का काम है, एक पूजनीय महाकाव्य को लेना और उसे हाल के अक्सर कंट्रोवर्शियल इतिहास पर फिट करना। सही बात है, और यही शायद इसकी मेन कल्पना है जो इसे इतना यूनिक बनाती है। बिल्कुल। कि महाभारत के जो जाने पहचाने पात्र हैं, घटनाएं हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फिगर्स और इवेंट्स का आईना बन जाते हैं। हाँ। सोर्सेज में कुछ सीधी समानताओं का भी जिक्र है, जैसे धृतराष्ट्र का कैरेक्टर। हाँ, पंडित नेहरू से जुड़ा गया है। ये सिर्फ नाम बदलना तो नहीं लगता, इसमें शायद कुछ और गहरा इशारा है, जैसे सत्ता के शुरुआती आदर्श और बाद की असलियत के बीच का तनाव। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक लिटरेरी गेम नहीं है। इस तरह की जो मैपिंग है, कैरेक्टर्स को एक दूसरे पर आरोपित करना, ये थरूर को बहुत गहरे मुद्दों में जाने का मौका देता है। आप सोचिए, नेहरू को धृतराष्ट्र के रूप में देखना, धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, मोह में फंसे हैं। हाँ। ये आजादी के बाद के भारत की दिशा पर एक बहुत तीखी, भले सीधी ना हो पर टिप्पणी है। सही। इसी तरह जो नैरेटर हैं, वेदव्यास, जो कहानी सुना रहे हैं या लिखवा रहे हैं, उन्हें कई बार गांधी जी के मूल्यों का प्रतीक माना जाता है या उस पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानियों का। तो ये कहानी को एक मॉरल सेंटर, एक नैतिक केंद्र देने की कोशिश भी लगती है। और भी तो थे ऐसी मैपिंग्स, जैसे प्रियदर्शी का किरदार। हाँ, जिसे इंदिरा गांधी से जोड़ा जाता है। और कर्ण का चरित्र मोहम्मद अली जिन्ना से। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। कर्ण की ट्रेजेडी, उसकी लॉयल्टी, उसकी आइडेंटिटी का सवाल, जिन्ना के कॉन्टेक्स्ट में उसके क्या मायने निकलते हैं। बिल्कुल, बहुत पढ़ते हैं इसमें। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि भीष्म पितामह जैसे वो शक्तिशाली वचनबद्ध पात्र, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ये तुलनाएं अपने आप में इतिहास की कई परतें खोल देती हैं। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये मैपिंग थरूर को बिना सीधे किसी पर उंगली उठाए, रूपक और व्यंग्य के जरिए इंडियन पॉलिटिक्स के जो परमानेंट इश्यूज हैं, जैसे सत्ता का नशा, नैतिकता का गिरना, पर्सनल एम्बिशन वर्सेस देशहित, धर्म और राजनीति का घालमेल, इन सब पर कमेंट करने की सुविधा देती है। महाभारत का ढांचा एक तरह का कवच भी बन जाता है और हथियार भी। अच्छा। ये उन्हें इतिहास के जो कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स हैं, हम पर भी टिप्पणी करने देता है, लेकिन उन्हें एक माइथोलॉजिकल डेप्थ, एक पौराणिक गहराई देकर। जैसे ये कहना कि देखो ये सब पहले भी हो चुका है, ऐसी झगड़े पहले भी थे। एग्जैक्टली। एक यूनिवर्सल टच आ जाता है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? आपने कहा वेदव्यास सुना रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं महाभारत के सीक्वेंस में आती हैं। हाँ। सोर्सेज में कुछ खास घटनाओं का जिक्र है जो सिंबॉलिक तौर पर यूज हुई हैं। हाँ। जैसे एक गंगा जल आंदोलन का जिक्र है। हाँ, वो साफ तौर पे गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट्स की तरह हैं। जैसे नमक आंदोलन था, जन आंदोलन। बिल्कुल। और फिर कौरवों और पांडवों का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, उसे आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर जो पावर स्ट्रगल्स चले, विचारधाराओं का टकराव हुआ, हाँ, उसके रूप में दिखाया गया है। ये तो आज भी कितना रेलेवेंट लगता है ना। बिल्कुल। और शायद सबसे पावरफुल रूपक जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध का है। अच्छा, उसे कैसे यूज किया है? किताब में
उसे जोड़ा गया है भारत में लगी इमरजेंसी से, मतलब 1975 से 77 का जो वो दौर था। ओ, इमरजेंसी, हाँ। उस दौर का जो भयंकर सत्ता संघर्ष था, उसको दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। अब सोचिए, इमरजेंसी को कुरुक्षेत्र कहना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। ये उस घटना को सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस से उठाकर एक मॉरल और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लेवल पर ले जाता है। कुरुक्षेत्र मतलब धर्म युद्ध, यहाँ भाई भाई के खिलाफ लड़ता है, सही गलत की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो इमरजेंसी को इस तरह देखना उस दौर की भयावहता और उसके जो दूर तक जाने वाले असर थे उनको दिखाता है। बिल्कुल। ये उस संघर्ष के स्केल को, उसमें जो नैतिक उलझने थी, एम्बिग्विटीज थी, उनको, और एक राष्ट्र का अपने ही आदर्शों के खिलाफ खड़ा हो जाना, उस दुखद विचार को उजागर करता है। ये सवाल उठता है कि क्या वो भारत का अपने ही मूल्यों से युद्ध था? हाँ, कुछ ऐसा ही। थरूर इस माइथोलॉजिकल मेटाफर का इस्तेमाल करके इतिहास के एक फ्लैट रिपोर्टिंग से कहीं आगे निकल जाते हैं। सही बात है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी मुश्किल ऐतिहासिक घड़ियों को कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं। क्या सिर्फ राजनीतिक घटनाएं देखते हैं या उनमें गहरे नैतिक पाठ भी ढूंढते हैं? सही कहा। और ये हमें उन थीम्स पर लाता है जिन्हें ये किताब उठाती है। सोर्सेज बताते हैं कि इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कहानी तो है ही, पर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके आदर्श और बाद की हकीकत के बीच का जो गैप है वो भी। हाँ, वो जरूर। गांधीवाद और उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, उसके असर और उसकी लिमिटेशंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड है। बिल्कुल। और जाहिर है पावर का नेचर, खासकर जब वो बिना रोक टोक के हो। करप्शन, मॉरल डिलेमास जो सत्ता में बैठे लोगों के सामने आते हैं। हाँ। और मिथ को मिलाने का ये तरीका, ये अपने आप में एक सेंट्रल थीम बन जाता है। हाँ, और अगर हम इस हिस्ट्री और मिथ के मिक्सचर वाले पहलू पे थोड़ा और सोचें तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ अतीत की घटनाओं को माइथोलॉजी का कपड़ा पहनाना नहीं है। अच्छा। ये मिथक का इस्तेमाल करता है इतिहास को समझने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए, या उस पर एक नई रोशनी डालने के लिए। ये एक तरह से ये कहता है कि जो बेसिक ह्यूमन पैटर्न है, सत्ता का संघर्ष, धर्म अधर्म की लड़ाई, पर्सनल लॉयल्टी बनाम बड़ा कर्तव्य, ये शायद बदलते नहीं है, सिर्फ मंच और किरदार बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये थरूर को भारत के विचार को उसकी जो फंडामेंटल स्टोरीज हैं उनके जरिए टटोलने का मौका भी देता है। मतलब क्या भारत की कहानी हमेशा से उसके महाकाव्यों में लिखी थी, या हम अपने आज को समझने के लिए बार बार उन पुरानी कहानियों की तरफ जाते हैं? पूछने वाली बात है। अच्छा, अब अगर हम किताब की स्टाइल और उसके रिसेप्शन की बात करें तो सोर्सेज बताते हैं कि इसमें गहरी पॉलिटिकल इंसाइट है, व्यंग काफी शार्प है, विटी है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे पढ़ना शायद आसान न हो। ये पाठक से थोड़ी मेहनत मांगती है, पर एंड में इंटेलेक्चुअली सैटिस्फाइंग है। हाँ। ये चैलेंजिंग क्यों हो सकती है? ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसका पूरा मजा लेने के लिए और इसकी सारी लेयर्स समझने के लिए रीडर से डबल अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद की जाती है। डबल अंडरस्टैंडिंग मीन्स मतलब एक तरफ आपको महाभारत की बेसिक कहानी, उसके मेन कैरेक्टर्स, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी समझ होनी चाहिए। आजादी के आंदोलन से लेकर कम से कम 80 के दशक तक के जो बड़े लीडर्स थे, बड़ी घटनाएं थी, पॉलिटिकल माहौल था, वो भी पता होना चाहिए। हाँ, जब आप इन दोनों के बीच का पुल, यानी थरूर का सटायर, उनके मेटाफर्स, उसको समझ पाते हैं, तभी किताब अपना पूरा असर दिखाती है। अच्छा, ये सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं है, ये एक तरह से कोड ब्रेकिंग जैसा है। हर नाम, हर घटना के दोहरे मतलब हैं। जो रीडर ये कनेक्शन बना लेता है, उसके लिए ये बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। उसे ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर एक बहुत शार्प, कई बार अनकंफर्टेबल लेकिन गहरी इंसाइट भी मिलती है। सही बात है। सफल व्यंग्य हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर करता ही है। बिल्कुल। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो द ग्रेट इंडियन नॉवल सिर्फ एक नॉवल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महाभारत के उस पावरफुल और मल्टी लेयर्ड लेंस का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न इंडिया की जो पॉलिटिकल विडंबनाएं हैं, उसके संघर्ष हैं, उसके नैतिक सवाल हैं, उन पे गहरी व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अतीत की कहानियां हमारे मिथक प्रेजेंट को समझने, उसको एनालाइज करने, हाँ, और शायद उसे एक नया मीनिंग देने के लिए जिंदा किए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी कल्चरल जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हो सकती हैं, नए कॉन्टेक्स्ट में भी।
ये सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं है, ये अतीत को प्रेजेंट के साथ डायलॉग करने का, उससे सवाल पूछने का एक क्रिएटिव तरीका है। ये हिस्ट्री को लिविंग बनाता है। और यहीं से एक विचार आता है मन में, जो सोर्सेस पर ही बेस्ड है लेकिन हमें थोड़ा आगे सोचने को कहता है। अच्छा, क्या? जैसे इस किताब ने 20वीं सदी के भारत को समझने के लिए महाभारत का फ्रेमवर्क यूज किया। क्या आज की दुनिया में आज की घटनाओं या आज की पावरफुल फिगर्स को समझने के लिए भी इसी तरह के किसी महाकाव्य या माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आज के दौर में भी वैसे ही आर्केटाइप्स, वैसी ही पुरानी कहानियां हमें अपनी गूंज सुनाती हैं? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारे समय के अपने महाभारत कौन से हैं और वो कैसे लिखे जा रहे हैं, शायद अनजाने में ही। वाकई। क्या इतिहास खुद को दोहराता है या हम उसे हमेशा अपनी जानी पहचानी कहानियों के चश्मे से ही देखते हैं? खैर, इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवल पर ये बातचीत निश्चित रूप से हमें इतिहास, मिथक, राजनीति और कहानी कहने की ताकत के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ दे गई है। बिल्कुल, काफी कुछ सोचने को है।